नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में और गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। तो बच्चों आज आपका अंतिम पेपर है सामाजिक विज्ञान का कक्षा छठवीं के बच्चों। और इसमें देख सकते हैं आपको आज 60 में से 60 अंक का पेपर ही करके आना है। देखिए मैं एकदम ओरिजिनल पेपर लेके आ गया हूँ, देख सकते हैं आप पूरा ओरिजिनल पेपर है। और आप सभी ने पहले के पेपर भी बहुत अच्छे से मिलाए होंगे और सभी पेपर आप लोगों के आशा करता हूँ अच्छे ही गए होंगे। देखिए पूरा पेपर है ये और मैंने इसके आपको देखिए आंसर्स भी पूरे ढूंढ लिए हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है इसमें, अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय होगा। तो उस समय लंदन का समय क्या होगा, प्रातः 5 बजे होंगे। उधर समय क्या होगा, प्रातः लंदन का 5 बजे 5:30 बजे होंगे प्रातः के। उसके बाद देखिए मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है। तो मेहरगढ़ है जो बोलन दर्रे के पास स्थित है। उसके बाद देखिए हड़प्पन कालीन नगरों की प्रमुख विशेषता लिखनी थी। क्या है प्रमुख विशेषता, तो ये तीनों विशेषता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमें प्रश्न पूछा गया है, लोकतंत्र में शासन होता है तो किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा स्तर है। तो राज्य स्तर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ से हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न आपको 1 अंक का रहेगा। इसमें देखिए छठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, खालिस्तान भारत का मानक यामी उत्तर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 82 डिग्री आपको इस प्रकार लिख देना। देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। उसके बाद जो अगला उत्तर हो जाएगा, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, जो लोग पेड़ पौधे उगाते हैं, मतलब एक प्रकार से कृषि कहते हैं उसको। तो जो लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, उसकी देखभाल करने वाले को कृषक कहते हैं या फिर कृषि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में खालिस्तान प्रणाली है तो कौन सी प्रणाली है बच्चों, संसदीय प्रणाली है। इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, संसदीय प्रणाली है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जो 9वां प्रश्न पूछा गया है, सरपंच का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है। तो इसका आंसर आपको बच्चों 5 वर्ष लिख देना है। और जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो जिला अधिकारी होता है। क्या होता है बच्चों, जिला अधिकारी लिख देना है आपको इसका आंसर, ठीक है। अपने जो आपकी उत्तर पुस्तिका रहेगी उसमें आपको इस प्रकार लिखना है, जिला अधिकारी, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए हमें यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं जो कि हमारे 11 से 16 तक पूछे हैं। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न हमसे यहाँ क्या पूछा गया है बच्चों। इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। जो वायुमंडल होता है इसमें आपको बताना है बहुत सी मतलब क्या होती हैं, परतें होती हैं वायुमंडल में, 6 परतें होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी परत में जो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तो क्षोभ मंडल जो परत होती है उसमें क्या होती है, मौसम से जुड़ी घटनाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो हमें अगला प्रश्न पूछा गया है, यह पूछा गया है कि आदि मानव पत्थरों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करते थे। तो जो आदि मानव रहते थे पहले के लोग, तो वह शिकार के लिए भाले और तीर बनाने में पत्थर का उपयोग करते थे और मांस और हड्डियां काटने में पत्थर का उपयोग करते थे और मतलब पेड़ों के छाल छीलने में भी पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारे 12 प्रश्न समाप्त होते हैं। और उसके बाद यहाँ अगले पेज में देखिए, यहाँ हमसे पूछा गया है 13वां प्रश्न, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था। जो हड़प्पा काल है उसमें नगर दुर्ग किसे कहा गया था। तो देखिए जो 13वां हमारा प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में नगर दुर्ग को गढ़ कहा गया था। क्या कहा जाता था पहले, जो हड़प्पा सभ्यता में जो दुर्ग होते थे उनको गढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गढ़ कहा जाता था। हमसे यही पूछा गया था कि नगर किसे कहा गया था, तो गढ़ को कहा गया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया है, समीर 2
की माँ कहाँ रहती है, जो समीर है उन दो की माँ कहाँ रहती हैं। तो इसमें आपको बताना था समीर दो की माँ कहाँ रहती हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि इसका आंसर मुझे नहीं पता, आप खुद ढूंढ लीजिए, आपकी किताब से यह प्रश्न आया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में पिता की जमीन में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है। तो देखिए बच्चों, इसमें है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1556 में 2005 में संशोधन के बाद हिंदू परिवार में महिलाओं को पिता की ज़मीन के बराबर का हिस्सा मिलने लगा। ठीक है, कब से मिलने लगा था बच्चों? 2005 में संशोधन के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें 16वां प्रश्न पूछा गया है। लोहे की फाल का उपयोग जुताई में, धान के पौधों की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ था? जो लोहे की फाल होती है उसका उपयोग जुताई में और धान के पौधों की रोपाई में किस काल में शुरू हुआ था? तो इसमें आपको काल का युग का काल बताना था। तो देखिए यहाँ पर लोह काल था, जो लोह युग था वो उस समय से लोहे का प्रयोग कृषि यंत्रों के इस्तेमाल में होने लगा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला जो 17वां प्रश्न है, 17 से 22 तक हमें जो 3-3 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, वहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो पृथ्वी पर जो जीवन को प्रभावित करते हैं उनके कारक लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते हैं उनके कई कारक हो सकते हैं। एक रासायनिक, भौतिक, दोनों कारक हो सकते हैं, और जलवायु परिवर्तन भी एक कारक हो सकता है, मतलब कारण हो सकता है। वनों की कटाई, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु और नगरीय और औद्योगिकरण। ठीक है, इस प्रकार आपको ये कारकों के नाम लिख देने हैं, कारण किस कारण से पृथ्वी पर जीवन प्रभावित हो रहा है। तो मैंने आपको कारण बता दिए हैं। ठीक है, उन कारणों को आपको लिख कर आना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया हमसे 18वां कि किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं की मदद ली जाती है। तो आपको इसमें बताना है कि अगर किसी स्थान की, आपको किसी भी जगह विश्व में किसी भी जगह की अगर आपको समय पता करना है तो आप किन रेखाओं की मदद से समय पता कर सकते हैं, यह बताना था इसमें। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी जगह का समय जानने के लिए कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाओं की मदद ली जाती है। कौन सी रेखाओं की बच्चों? देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनकी मदद ली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला हमें जो प्रश्न पूछा गया है, इनाम गांव में पुरातात्विक वेदों को किन फसलों के बीज मिले। जो इनाम गांव है उधर पुरातात्विक वालों को कौन सी फसलों के बीज मिले? तो पुरातात्विक वेदों को इनाम गांव में गेहूं, जो चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। तो देखिए इसमें पूछा है हमसे, पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य और धर्म अलग अलग हैं। पंथ निरपेक्षता में राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देते और सभी धर्मों को समान का सम्मान दिया जाता है। और पंथ निरपेक्षता राज्य में की दृष्टि में सभी पंथ समान होते हैं और राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ पंथ या दर्शन के आधार पर भेदभाव नहीं करता, तो वह राज्य पंथ निरपेक्षता राज्य कहलाता है। तो इसमें आपको यही लिखना था। ठीक है बच्चों, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, तो मैंने आपको पूरा कारण बता दिया और किसको बोलते हैं यह भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको लिख कर आ जाना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 21वां प्रश्न पूछा गया है कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है। तो इसमें आपको बताना था कि जो सरकार है उनका मतलब जो निर्णय कौन लेती है और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है। तो सरकार को, एक लोकतंत्र सरकार में सरकार को निर्णय लेने और कानून लागू करने की शक्ति जनता ही देती है। कौन देता है बच्चों? जनता ही देती है एक लोकतंत्र सरकार में। ठीक है, तो हमारा देश भी लोकतांत्रिक है, तो आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, महाजनपद काल के राजा किस किस से कर वसूल करते थे। तो आप सभी को पता है 11 महाजनपद थे। तो यहाँ आपको बताना है कि महाजनपद काल के राजा इन लोगों से कर वसूलते थे। किन किन लोगों से? किसानों से फसलों का जो इकट्ठा हिस्सा रहता था, छठा हिस्सा रहता था, उसका भाग लिया जाता था कर के रूप में, और कारीगरों से श्रम के रूप में कर लिया जाता था, और पशुओं पालकों से कर लिया जाता था, और व्यापारियों से मतलब सामान खरीदने बेचने पर कर लिया जाता था, और आकेठों और संग्राहकों से जंगल से मिली चीज़ों से कर लिया जाता था। तो आपको इसी प्रकार लिखना था कि किस किस से कर वसूली की जाती थी, तो आपको इन सब का लिख देना है विवरण। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे बच्चों
23 से 26 तक 5-5 अंक के प्रश्न आएंगे। तो आपको देखिए 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों का वर्णन करें। तो इसमें आपको बताना है कि महासागर में कौन कौन सी गतियां होती हैं, आपको इसका वर्णन पूर्वक इसमें प्रश्न का आंसर लिखना है। तो देख सकते हैं मैंने लिखा है कि महासागर का पानी विभिन्न तंत्रों से चलता है, जिनमें लहरें, ज्वार और महासागरीय धाराएं शामिल हैं। लहरें मुख्य रूप से हवा के कारण होती हैं और समुद्र की सतह को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ज्वार भाटा समुद्र, चंद्रमा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। ज्वार के परिणाम स्वरूप जल स्तर उच्च और निम्न हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा 23 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें जो 24 में क्वेश्चन के आंसर दिया गया है, थीमेटिक मानचित्र क्या है, इनमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको थीमेटिक एक मानचित्र होता है, हमारा एक नॉर्मल मानचित्र होता है, एक थीमेटिक मानचित्र होता है। तो इसमें देखिए किसी खास विषय या थीम से जुड़ी जानकारी देने वाले मानचित्र होते हैं। जो थीमेटिक मानचित्र होता है बच्चों, इसमें एक विषय पर और एक ही थीम पर पूरी जानकारी जुड़ी होती है, उसको थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। और इन मानचित्रों में किसी खास जानकारी को दर्शाने के लिए खास तरीके अपनाए जाते हैं। तो यह मानचित्र ये नॉर्मल वाला मानचित्र नहीं होता है, इनको इसमें खास जानकारी रहती है और इससे एक ही थीम पर और एक ही विषय पर इन मानचित्रों को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए जो हमारा 25वां प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि प्राचीन काल में साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। तो इसमें आपको लिखना है कि जो साधारण स्त्री है और पुरुष है वह अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। जो ब्यौरा होते थे, मतलब जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर में भी रखते हैं और अपने कॉपी के मतलब एक प्रकार से बायोग्राफी भी लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं। तो पहले के आदमी कुछ भी अपना ब्यौरा नहीं रखते थे। तो क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि उन्हें कई वजहों से ऐसा करने में दिक्कत होती थी। उस समय शिक्षा और लेखन का काम ज़्यादातर ऊंचे वर्गों तक ही सीमित था और आम लोगों को लिखने पढ़ने का हुनर नहीं आता था, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे और ब्यौरा रखने का कोई सही तरीका भी नहीं था और आम लोगों को नहीं लगता था कि अपने कामों का ब्यौरा रखने से कोई फ़ायदा होगा। इसीलिए वो ब्यौरा नहीं रखते थे। और साधारण स्त्री पुरुषों का जीवन बहुत कठिन था। उन्हें हर समय अपने भोजन की चिंता, अपने परिवार की देखभाल करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में बिता देते थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको 5 इसके पॉइंट लिख देने हैं। इसके बाद बच्चों हमारा जो इस पेपर का आज आखिरी पेपर का आखिरी प्रश्न है, देखिए जल संरक्षण से क्या आशय है, जल संरक्षण की विधियां का वर्णन कीजिए। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। तो चलिए 26वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर यह रहा 26वें प्रश्न का हमारा उत्तर। तो जल संरक्षण शब्द का प्रयोग उन सभी गतिविधियों, प्रथाओं और तकनीकों के लिए किया जाता है जिनका उद्देश्य मीठे पानी का सचेत और स्थायी उपयोग करना है। हमारे ग्रह पर उपलब्ध जल संसाधन की सुरक्षा और संरक्षण के साथ नदियों, झीलों और जलभृतों, भूजल और आर्द्र भूमि जैसे मीठे पानी के स्रोतों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यक है। इस प्रकार आपको 26 का उत्तर लिख देना है बच्चों। इस प्रकार हमारे बच्चों मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर बताए। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक अवश्य करिएगा। और बच्चों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह दे देना चाहता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों ने ओलंपियाड का एक फॉर्म भरा होगा जिसका पेपर आपको 24 तारीख को है बच्चों, और उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो मैं उसका एग्ज़ाम का जो पेपर है और जो मॉडल पेपर होते हैं वह भी मैं अपलोड करूंगा। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य लाइक करें। और मुझे पेपर के बाद आकर वीडियो में कमेंट में अवश्य बताएं कि आप कितने नंबर का पेपर करके आए हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।